जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त नुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है 2021 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया गया। आपके ऑप्शंस हैं ए 8 अक्टूबर, बी 9 अक्टूबर, सी 10 अक्टूबर और डी 11 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखें, 2021 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इस बार 9 अक्टूबर को मनाया गया है। दोस्तों 2006 में शुरू होने के बाद से हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे WMBD आधिकारिक तौर पर साल में 2 बार मनाया जाता है। याद रखें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष साल में 2 बार मनाया जाता है। दोनों बार कब कब, तो याद रखें, सबसे पहले है मई के दूसरे शनिवार और फिर अक्टूबर के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। 2021 में WMBD 8 मई 2021 और 9 अक्टूबर 2021 को मनाया गया है। याद रखें दोस्तों, दोनों बार कब कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस, तो 8 मई को और 9 अक्टूबर को मनाया गया 2021 में। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 की थीम अगर हम देखें दोस्तों, तो सिंग फ्लाई शोर लाइक अ बर्ड थीम के साथ मनाया जाएगा। क्या है थीम 2021 की दोस्तों? सिंग फ्लाई शोर लाइक अ बर्ड। याद रखें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार मई का दूसरा शनिवार, दूसरी बार अक्टूबर का दूसरा शनिवार। 2021 में तारीखें क्या चुनी गई, तो 8 मई और 9 अक्टूबर को यह मनाया गया। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एयर इंडिया के लिए बोली जीती है। आपके ऑप्शन है ए रिलायंस, बी अनअकैडमी, सी अडानी और डी टाटा। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के लिए बोली जीती है। JRD टाटा ने अक्टूबर 1932 में एयरलाइन की स्थापना की और उस समय इसे टाटा एयरलाइंस कहा जाता था। तो दोस्तों याद रखें, जो एयर इंडिया था यह टाटा एयरलाइन मतलब टाटा ग्रुप द्वारा ही स्थापित किया गया था 1932 में। लेकिन सरकार ने 1953 में एयरलाइन का राष्ट्रीयकरण किया। टाटा सन्स ने एयर इंडिया में सरकार की 100% हिस्सेदारी के लिए ₹180 बिलियन की बोली लगाई। सरकार सरकारी स्वामित्व वाली राष्ट्रीय एयरलाइन में अपने 100% हिस्सेदारी बेचने की कोशिश कर रही है, जिसमें एयर इंडिया AI एक्सप्रेस लिमिटेड में एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी और एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी शामिल है। दोस्तों तो याद रखें, टाटा ग्रुप ने कितने बिलियन की बोली लगाई है? 180 बिलियन की बोली लगाई है। और इन्होंने कब स्थापित किया था इसे? तो अक्टूबर 1932 में। और अब एयर इंडिया का मालिक कौन है? तो टाटा ग्रुप। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है। दोस्तों महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है। दोस्तों याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि मिशन कवच कुंडल के तहत कितने लाख लोगों को एक दिन में टीका लगाने का लक्ष्य था, तो 15 लाख लोगों को। दोस्तों सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान का आयोजन 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2021 तक किया गया है। यह अभियान 15 अक्टूबर 2021 तक 100 करोड़ टीकाकरण के निशान तक पहुंचने के केंद्र सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है। तो दोस्तों याद रखें, केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है 100 करोड़ टीकाकरण का, वह 15 तारीख तक का है, 15 अक्टूबर तक का। तो यह 8 से जो 14 अक्टूबर तक का सप्ताह चलेगा मिशन कवच कुंडल के साथ महाराष्ट्र में, इसके तहत प्रत्येक दिन 15 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। दोस्तों अब नजर डालेंगे महाराष्ट्र की तरफ। तो जैसे हम महाराष्ट्र को सबसे पहले नक्शे पर देखें, तो इसकी अगर हम सीमा देखें, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र,
कर्नाटक और गोवा से तथा दमन एवं दादरा एवं नगर हवेली से इसकी सीमा साझा होती है। अब नजर डालेंगे दोस्तों हम महाराष्ट्र की डिटेल्स की तरफ। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी तथा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, जो कि शिवसेना से हैं। पड़ोसी राज्य देखें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली यहाँ के पड़ोसी राज्य हैं, जिससे महाराष्ट्र की सीमाएं टच होती हैं। साथ ही अरब सागर से भी अपनी तटीय सीमा बनाता है। दोस्तों झीलें देखा महाराष्ट्र में तो उब्बन झील, बिहार झील, वेन्ना झील तथा लोनार झील। दोस्तों यह जो लोनार झील है इससे क्वेश्चन बनता है क्योंकि यह उल्कापिंड से निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील है। याद रखें यह किस राज्य में? महाराष्ट्र में। दोस्तों वन्य एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो चांदौली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी बोरीविल राष्ट्रीय उद्यान और ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व यहाँ के यह वन्य एवं राष्ट्रीय उद्यान है। अब अगर हम महाराष्ट्र के वन्यजीव अभ्यारण्य देखें तो नागझीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य, कलसवाई हरिश्चंद्रगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। दोस्तों याद रखें जो कि यह कोयना है, यह कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और महाराष्ट्र में ही कोयना परियोजना है। दोनों चीजें याद रखें दोस्तों, कोयना परियोजना भी महाराष्ट्र में, कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य भी महाराष्ट्र में है। दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित एलिफेंटा गुफाएं एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। याद रखें महाराष्ट्र में स्थित अन्य गुफाएं देखें तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी तथा कार्ला गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखें तो लावणी, डिंडी, काला और दही कला दशावतार यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। यहाँ डालेंगे दोस्तों महाराष्ट्र से जुड़े अन्य तथ्यों की तरफ। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, साथ ही यह भारत का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों महाराष्ट्र का पुणे शहर भारत का 8वां सबसे बड़ा महानगर है। याद रखें दोस्तों महाराष्ट्र के जो लगातार 2 शहर है मैं भारत के टॉप में देखें तो जो मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी में भारत का सबसे बड़ा शहर है और वहीं महाराष्ट्र का पुणे शहर भारत का 8वां सबसे बड़ा महानगर है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल महाराष्ट्र में खोली जाएगी। साथ ही भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क मुंबई में शुरू हुआ है। याद रखें दोस्तों एशिया की पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल कहाँ? महाराष्ट्र भारत में तथा एशिया की पहली सौर और भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क मुंबई में स्थापित किया गया। दोस्तों भारत का पहला साइबर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में खुलेगा और भारत का पहला जेंडर न्यूट्रल हॉस्टल मुंबई में खुला है। दोस्तों आगे देखें तो पुणे शहर में दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है। याद रखें दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद कहाँ? पुणे शहर में। मुंबई महाराष्ट्र ट्रैफिक सिग्नल में महिला आइकॉन रखने वाला पहला शहर बन गया है। तो दोस्तों याद रखें भारत में ट्रैफिक सिग्नल में महिला आइकॉन रखने वाला पहला शहर कौन सा है? तो मुंबई। आगे देखा दोस्तों महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग प्रसिद्ध है और महाराष्ट्र की पहली रेल नहीं दोस्तों यह भारत की पहली रेल है। तो भारत की पहली रेल 1853 में महाराष्ट्र में ही मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। दोस्तों याद रखें उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी को ही भारत में रेलवे का पिता कहा जाता है या रेलवे का जनक कहा जाता है। 1853 में महाराष्ट्र में ही मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी भारत की पहली रेल। कोल्हापुरी चप्पल को विशिष्ट भौगोलिक संकेत पर टैग प्रदान किया गया है। यह टैग महाराष्ट्र और कर्नाटक को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो दोस्तों याद रखें महाराष्ट्र और कर्नाटक की जो कोल्हापुरी चप्पल होती हैं दोस्तों यह फेमस है और इनको जीआई टैग दिया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक $100 बिलियन की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर है? आपके ऑप्शन है ए बर्नार्ड अर्नोल्ट, बी एलन मस्क, सी लैरी पेज और डी जेफ बेजोस। तो दोस्तों याद रखें ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक $100 बिलियन की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर एलन मस्क हैं। दोस्तों ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक $100 बिलियन की लिस्ट में टेस्ला के मालिक एलन मस्क पहले स्थान पर हैं। उनके बाद अमेजन के पूर्व सीईओ जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर है। इसके बाद बर्नार्ड अर्नोल्ट तीसरे, बिल गेट्स चौथे, लैरी पेज पांचवें, मार्क जुकरबर्ग छठवें का नंबर आता है। जबकि मुकेश अंबानी इस लिस्ट में सबसे अमीर भारतीय हैं और इस लिस्ट में 11वें स्थान पर हैं। तो दोस्तों सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी इस ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में 11वें स्थान पर है। याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है 10 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, बी विश्व विज्ञान दिवस, सी विश्व शिक्षा दिवस और डी विश्व महिला सुरक्षा दिवस।
तो दोस्तों याद रखें 10 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस लोगों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के सहयोगात्मक प्रयासों को संगठित करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। इस पहली बार इसे कब मनाया गया तो 1992 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर मनाया गया था। इस बार की थीम क्या है अगर आपको बताएं तो इस बार की थीम एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य मतलब मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड है। दोस्तों इसके साथ एक और फैक्ट बता दें कि 10 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया तो याद रखें राष्ट्रीय डाक दिवस। कब मनाया गया 10 अक्टूबर को याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है निम्न में से किसने हाल ही में कोलकाता में पत्तन संपर्क की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है ए निर्मला सीतारमण, बी नितिन गडकरी, सी सर्बानंद सोनोवाल और डी अजय कुमार सिंह। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में पत्तन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों केंद्रीय मंत्री पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में कोलकाता में उत्तन पत्तन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य पारदर्शिता और पत्तन से संबंधित जानकारी को आसान पहुंच को बढ़ावा देना है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर अजय रेड्डी, बी डॉक्टर अजय भट्ट, सी डॉक्टर संदीप मेहता और डी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है। दोस्तों तो याद रखें हाल ही में डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है। दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी कौन से संगठन के दोस्तों डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। भारत में एस्ट्रोनॉटिक्स को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए UR राव सैटेलाइट केंद्र बेंगलोर में समारोह के दौरान एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नया डालेंगे तो आपको बता दें उसके पहले कि आर्यभट्ट पुरस्कार के तहत यूजर को $1 लाख दिए जाते हैं इनामी तौर पर। नया डालें आगे और दोस्तों तो डीआरडीओ के अध्यक्ष आपको बताया डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा स्थापना डीआरडीओ की 1958 में हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर में चाइना नेशनल ब्लू स्टार से IREC को खरीदा है। आपके ऑप्शन है ए $271 मिलियन, बी $571 मिलियन, सी $771 मिलियन और डी $971 मिलियन। तो दोस्तों याद रखें रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने हाल ही में $771 मिलियन में चाइना नेशनल ब्लू स्टार से REC को खरीदा है। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने हाल ही में $771 मिलियन में चाइना नेशनल ब्लू स्टार से सोलर होल्डिंग्स AS की 100% हिस्सेदारी खरीदी है। यह अधिग्रहण रिलायंस ग्रुप को वर्ष 2030 तक सोलर एनर्जी के 100 गीगावाट उत्पादन के लक्ष्य को पाने में काफी मदद होगा। तो दोस्तों याद रखें कि किसने खरीदा है चाइना नेशनल ब्लू स्टार से REC को तो रिलायंस ग्रुप ने खरीदा है और कितने में खरीदा है तो याद रखें $771 मिलियन में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है निम्न में से किस मंत्रालय के तहत एक CPSE राष्ट्रीय ध्वज
विकास निगम लिमिटेड ने 2 प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार जीते हैं। आपके ऑप्शन है ए इस्पात मंत्रालय, बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय और डी वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों याद रखें, इस्पात मंत्रालय के तहत एक CPSE राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने 2 प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार जीते हैं। दोस्तों इस्पात मंत्रालय के तहत एक CPSE राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने हाल ही में 2 प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार जीते हैं। वहीं NMDC ने पर्यावरण स्थिरता श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि कुमारस्वामी लोह अयस्क खान ने पर्यावरण प्रबंधन श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता है। अनअकैडमी देश के सबसे बड़ी लोह अयस्क उत्पादन कंपनी है। इस समारोह का आयोजन सतत विकास फाउंडेशन, एक काम देश के नाम की एक इकाई ने किया मन गया था और देहरादून में आयोजित 10वें सम्मेलन में इन पुरस्कारों को प्रदान किया गया। दोस्तों याद रखें कि यह इस्पात मंत्रालय के तहत 2 को दिया गया है। कौन कौन को दिया गया, तो याद रखें NMDC ने पर्यावरण स्थिरता श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि कुमार साहू ने लोह अयस्क खान ने पर्यावरण प्रबंधन श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता है। NMDC देश की सबसे बड़ी लोह अयस्क उत्पादन कंपनी है। इस समारोह का आयोजन सतत विकास फाउंडेशन, एक काम देश के नाम की एक इकाई ने किया गया था। और दोस्तों याद रखें कि देहरादून में आयोजित 10वें सम्मेलन में इन पुरस्कारों की प्रदान किया जाएगा। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, भारत में किस शहर में स्थित फ्लाइंग कार बनाने वाली बिनाटा एरो मोबिलिटी कंपनी भारत के लिए फ्लाइंग कार तैयार कर रही है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता और डी चेन्नई। तो दोस्तों याद रखें, भारत में चेन्नई में स्थित फ्लाइंग कार बनाने वाली बिनाटा एरो मोबिलिटी कंपनी भारत के लिए फ्लाइंग कार तैयार कर रही है। भारत में चेन्नई में स्थित फ्लाइंग कार बनाने वाली बिनाटा एरो मोबिलिटी कंपनी भारत के लिए फ्लाइंग कार तैयार कर रही है। कंपनी के मुताबिक यह बिना किसी रनवे के घर की छत से भी उड़ान भरने में सक्षम है। कंपनी ने पहली बार कार का मॉडल सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिखाया था। हाइब्रिड फ्लाइंग कार में टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इलेक्ट्रिक और सफर के लिए बायोफ्यूल का इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों याद रखें, फ्लाइंग कार में टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इलेक्ट्रिक तथा सफर के लिए बायोफ्यूल का इस्तेमाल होगा। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती है। और दोस्तों याद रखें, अगर आपको वीडियो लेस टाइम कंज्यूमिंग प्लस हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी से इसकी क्लास की PDF ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।